तो शायद सरकारें ये काम करने में सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहते, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम अपने छोटी सी काबिलियत के हिसाब से कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखना चाहते हैं। चाय का कप 10 रुपये में आपको मिलता है तो 30 रुपये का हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद बात लगेगी कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमारे को 50 रुपये की 10 रुपये की टिकट लेके जाना होता है, वो कहेंगे कि आप बस स्टैंड पे बाहर ही लोगों को छोड़ो, अंदर आओगे तो 10 रुपये की टिकट लो। दूसरे आजकल आपको पता है हरियाणा में तो किलोमीटर स्कीम चलती है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि किलोमीटर स्कीम की बसें और साथ में जो आपका बस स्टैंड है वो भी प्राइवेट, उसके आसपास जितने भी काम होते हैं सबकी कुछ ना कुछ फीस लेंगे। तो अल्टीमेटली जो लोग बसों में यात्रा करते हैं उनकी जेब पे बोझ पड़ता है। तो देखिए आज वैसे हरियाणा के लिए जो कहते हैं लेखा जोखा का दिन वो है, आज बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा लंबा भाषण दिया है, लगभग 3.5 घंटे के करीब उन्होंने आज अपना बजट भाषण दिया है। बजट का काम सिर्फ आने वाले भविष्य में पैसा बांटने का ना होके पिछले साल की गई घोषणाएं, उसके ऊपर सरकार कितना सफल हो पाई, कहाँ रुक पाई, कितना काम कर पाई, उसका लेखा जोखा भी देना चाहिए। को बुलाया है तो जी क्या विषय रहेगा? देखिए आज वैसे हरियाणा के लिए जो कहते हैं लेखा जोखा का दिन वो है, आज बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा लंबा भाषण दिया है, लगभग 3.5 घंटे के करीब उन्होंने आज अपना बजट भाषण दिया है। बीच में कुछ देर विश्राम भी किया, पानी पिया, वो सिर्फ 1 या 2 मिनट का था, लेकिन 3.5 घंटे तक उन्होंने लगातार बोला है। तो बजट भाषण था और शायद बीजेपी सरकार के तो काफ़ी साल हो चुके हैं हरियाणा में, लेकिन नायब सैनी जी का ये पहला बजटीय भाषण था उनके वित्त मंत्री के तौर पे। तो आज मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री बन के सदन में आए थे, उन्होंने बजट पे भाषण दिया है, हम लोगों ने उसको ध्यान से सुना है। और अक्सर जो हम हर बजट के बाद करते हैं उसी सिलसिले के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है, आपका स्वागत है। वो क्या करते हैं हम बजट के दिन सरकार जो अच्छी अच्छी बड़े बड़े वायदे या बड़े बड़े डाटा करोड़ों की संख्या में देते हैं, उनके सामने सिर्फ अपनी तरफ से पिछले साल हुई घोषणाओं का लेखा जोखा देने की कोशिश करते हैं। बजट का काम सिर्फ आने वाले भविष्य में पैसा बांटने का ना होके पिछले साल की गई घोषणाएं, उसके ऊपर सरकार कितना सफल हो पाई, कहाँ रुक पाई, कितना काम कर पाई, उसका लेखा जोखा भी देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है हमारे समाज में व्यापारी वर्ग सदियों से हर साल अपना फ्यूचर प्लान के साथ साथ पिछले साल का घाटा फायदा भी बही खाते में लिखता है। तो हम हमेशा से इस कवायद के लिए, इस चीज़ के लिए पूरे देश में बार बार संघर्ष करते रहे हैं कि बजट के दिन सरकारें ये काम भी करें। तो शायद सरकारें ये काम करने में सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहते, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम अपने छोटी सी काबिलियत के हिसाब से कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखना चाहेंगे। बजट में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि बजट में इस बार कर्जा जो है हरियाणा वासियों पे उसका प्रतिशत नहीं बढ़ा है, लगभग बराबर प्रतिशत है जितना पिछले साल कर्जा था। उन्होंने एक डाटा दिया, उन्होंने कहा हरियाणा की जो जीडीपी 2014 में 4,000 करोड़ के लगभग थी, वो इस साल 2024 में वो जीडीपी 3 गुना होके 12,000 करोड़ हो गई है। अब आप देखिए, यदि घाटा जो है सेम प्रतिशत का हो तो असलियत में पैसे के मामले में घाटा 3 गुना बढ़ गया है। तो घाटे को प्रतिशत में बांटना, परसेंटेज में आपके सामने रख देना और जनता के सामने बता देना एक अलग बात है, और घाटे को पैसे के रूप में बता देना एक अलग बात है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो भ्रामक डाटा प्रोड्यूस किया गया उसमें घाटा 3 गुना बढ़ा है, ना कि सेम प्रतिशत रहा है। अब उन्होंने कहा कि साल में जो आय है वो प्रति व्यक्ति हरियाणा में काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने कहा 13,50,000 से ऊपर सालाना आय हो गई है हरियाणा में। अब कुछ दिन पहले ही हमारे हरियाणा के मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उनको मौलाना की विधायक ने एक सवाल पूछा जो कि बीपीएल के बारे में था। तो यदि आय बढ़ रही है
तो बीपीएल के परिवारों की संख्या, यदि उनके जवाब जो उन्होंने विधानसभा में मंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले जो जवाब दिया, उसके आधार पर देखा जाए तो 2020-21 में 2020-21 में जो संख्या बीपीएल परिवारों की थी वो 8,60,000 के आसपास थी। आज के दिन वो संख्या 51 लाख के आसपास है। तो आप इससे देख सकते हैं, ये परिवारों की बात कर रहा हूं मैं। और यदि मान लें कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो 2 करोड़ लोग हमारे बीपीएल के नीचे हैं। जब प्रति व्यक्ति आय की आप बढ़ोतरी की बात करते हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि ये प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के बहुत कम लोगों की आय में बहुत ज़्यादा इजाफे की कारण नज़र आ रही है। क्योंकि बीपीएल का जो कंडीशन है वो आपको पता है, 1,80,000 से कम आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है साल का वो 20,000 से कम होना चाहिए। इन सब कंडीशन से बीपीएल के कार्ड या बीपीएल परिवार बनते हैं। तो ये भी एक, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, बजट की अच्छी बात के साथ एक विपक्ष के आदमी होने के नाते, किसान आंदोलन में काम करने वाले व्यक्ति होने के नाते हम लोग वो चीज़ लाना चाहते हैं जो कि लेखे जोखे का दूसरा पार्ट है। तो अब इसके बाद आगे चलने की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छी गवर्नेंस के लिए वो कुछ डिपार्टमेंट्स की योजनाओं का विलय करेंगे। इसके बारे में सूचना अभी नहीं आई है, हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे और बाद की रिपोर्ट्स में आए। उन्होंने कहा 11 विभागों की 48 योजनाओं का वो विलय कर देंगे। अब ये 48 योजनाएं कौन सी थी? यदि आप ये कहते हैं कि 48 योजनाएं उनके पुराने कार्यकाल में ऐसी थी जिसका फायदा जनता को नहीं था, तो उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद किए गए? इसका सवाल उनके ऊपर ही आता है। तो 48 का विलय कर रहे हैं और 12 योजनाएं बंद कर रहे हैं। तो ये 12 योजनाएं भी आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लगेगी कि ये योजनाएं कौन सी थी। अब बात आती है क्या नया शुरू कर रहे हैं। तो नया शुरू कर रहे हैं वो एक नया डिपार्टमेंट, फ्यूचर से रिलेटेड एक नया डिपार्टमेंट। अभी क्या है, विश्व शक्ति अमेरिका में जिस तरह के डिपार्टमेंट बन रहे हैं तो शायद मुख्यमंत्री जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो उन्होंने भी एक फ्यूचर टास्क फोर्स का निर्माण कर दिया है। अब कहते हैं कि उसके साथ एआई का भी कुछ करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, यदि बच्चों को एआई सिखाया जाए, उद्योग स्थापित किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये देखना होगा, ये वर्ल्ड बैंक से इसके लिए 400 करोड़ से ऊपर की धनराशि हरियाणा सरकार लेने वाली है। तो यदि वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है तो उम्मीद करेंगे कि हरियाणा सरकार जो भविष्य की योजनाएं बना रही है उसमें अच्छे तरीके से इस पैसे का यूज करें। अब कृषि क्षेत्र की बात उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले की, तो मैं उसी फील्ड का व्यक्ति, जय किसान आंदोलन का एक सदस्य होने के नाते मैं उससे संबंधित कुछ बातें भी आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा 2016 से केंद्र सरकार का, जहां आज हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और आजकल तो कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार, क्योंकि ऊपर केंद्र में, राज्य में और लोकल बॉडीज में भी बीजेपी का शासन है। तो ये इन्होंने कहा था कि 2016 के बाद 22 तक आते आते किसान की आय को दुगना कर देंगे। मुझे नहीं लगता कहीं भी किसान की आय को दुगना करने के लिए कोई डाटा सरकार ने दिया है। अब इसके आगे ये कहते हैं, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने 20 बड़े वादे किए थे। उन 20 बड़े वादों में से एक वादा ये था कि सारी की सारी फसलों का ये एमएसपी पे खरीद करेंगे। नो डाउट सरसों की फसल का 2 साल से पैसा अच्छा किसानों को मार्केट के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र की बात करें तो उसमें कोई अच्छी मैनेजमेंट इन्होंने हासिल नहीं की है। तो पहली बात, किसान की आय को कैसे बढ़ाएंगे? जो काम आपको 2022 में कर देना था उसको 2025 में करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, ये सवाल अभी सामने है। इसके अलावा इन्होंने आज ये कहा कि खाद और यूरिया की कभी कभी कमी हो जाती है। आप और हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से हैं और हमें पता है कि खाद की कमी के कारण किसानों में कितनी दुर्गति हर फसल से पहले किसानों की होती है। तो खाद के मामले में इन्होंने एक आज नई बात कही, वो कहीं कहीं लगता है कि अच्छी बात है, एक नया तरीका सरकार करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कई बार नया तरीका इसलिए भी होता है कि लोग अपनी डिमांड को थोड़ा भूल जाएं। सरकार ने ये कहा है कि मेरी फसल मेरी ब्योरा में हम खाद का प्रोविज़न भी उसके अंदर ही लाएंगे।
मतलब जो किसान जितना अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरा में खेती की बात भरेगा और जितना बताएगा उसके हिसाब से उसको खाद के कट्टे मिल जाएंगे। मामला सिर्फ खाद के कट्टे मिलने का नहीं है। किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी मांग ये रही है कि यदि आय दुगनी करनी है तो लागत को भी कम करना होगा। आप और हम अच्छे से जानते हैं, खाद के कट्टे का वजन कम किया गया और उसका पैसा 3 गुना लिया गया। तो खाद के मामले में भी मुझे लगता है बजट के भाषणों के अलावा उनको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। अब मैं आपके सामने सिर्फ 4 पुरानी योजनाओं का छोटा छोटा बताना चाहूँगा। पहला था कि जितने अवशेष बर्निंग के केसेस थे, इन्होंने टारगेट लिया था कि 2024 तक वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो सिर्फ ख़त्म करने का मेथड ये नहीं था कि एफआईआर किसानों के ऊपर हो, उसका मेथड ये था कि उसके लिए कुछ योजना लाएंगे, प्रोत्साहन देंगे। ये 2024 का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 67% रिडक्शन हुआ है और इस साल भी 2300 केसेस इस बारे में दर्ज किए गए हैं, तो उसमें ये फेल हुए हैं। ड्रोन ऑपरेटर नाम की एक चीज़ आपने पिछले बजट में सुनी होगी। वो क्या था कि किसानों को ड्रोन ऑपरेटर का प्रशिक्षण देंगे ताकि वो दवाई, अपने खेतों की निगरानी, ये सारे कामों में ड्रोन का यूज कर सके। इसके लिए टारगेट था कि 500 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। पूरे हरियाणा में जहां हम 3 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें से सिर्फ 500 को ही करना था, लेकिन वो 500 में भी सिर्फ अभी तक 2024 तक 100 लोगों की ट्रेनिंग हुई है। तो हम 20% टारगेट पे अभी बैठे हैं। 500 3 करोड़ में से, और अब उस 500 में से भी सिर्फ 100। इसके बाद आप करें बात एक्सीलेंस सेंटर और गार्डन, बोटेनिक गार्डन की बात हुई थी आपको। आज भी उन्होंने कुछ कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि नए केंद्र स्थापित करेंगे, फूल की मंडी बनाएंगे। एक गन्नौर मंडी का जिक्र पता नहीं 10 साल से हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे सब्जियों की मंडी बन गई है। अब भी उन्होंने 350 दुकान बनाने का लक्ष्य लिया है। बोटोनिक गार्डन का भी पिछली बार जिक्र था। अब यदि इसमें देखें, इन्होंने कहा था 6 से बोटोनिक गार्डन और 3 सेंटर बनाएंगे, लेकिन ये भी अभी सिर्फ प्रपोजल स्टेज पे है। इसका कुछ इम्प्लीमेंट अभी शुरू नहीं हुआ। लास्ट में बात करें तो फिशरी डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा था फिशरी और ये जो श्री मैप कल्चर की बात की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि एडिशनल 4000 एकर्स को वो इसमें लेके आएंगे, लेकिन प्रोसेस अभी भी अनक्लियर है और कोई भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो लेखा जोखा था, ये कृषि से रिलेटेड था। अब इसमें बात करें महिलाओं को, आज इन्होंने एक घोषणा की है कि 1 लाख रुपए ऋण मुक्त राशि दी जाएगी। ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो ऋण होगा जो कि पशुपालक महिलाओं को दिया जाएगा। एक अच्छी बात है यदि दिया जाए और अम्ब्रेला बॉडी की तरह दिया जाए, उसमें इंस्पेक्टरी राज ना हो, उसमें करप्शन ना हो, और ये योजना भी कहीं वोट की राजनीति में वोट लेने का धंधा ना बने। सिर्फ ये हमारा इसके बारे में थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि कई बार सरकारें ऐसी योजना अपने फायदे के लिए ले आती हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री की जिक्र करते हुए पिछले साल का एक वादा था जिसमें ये इन्होंने कहा था कि मोबाइल वेटनरी यूनिट स्थापित करेंगे, कि लोगों को पशु को लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, अस्पतालों तक ला नहीं पाते, तो मोबाइल वैन जाएगी और वो जाके वहाँ इलाज करेगी। टारगेट था कि 2024 में इसको करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और एक भी यूनिट परचेज नहीं हुई है। मतलब उसका 0 पे 0 स्कोर है। अब बात करें एजुकेशन की। मैनिफेस्टो बीजेपी का ये कहता है कि हर छात्रा को जो गांव से शहर जा रही है उसको स्कूटर देंगे। ये 20 वादे थे जो अब की बार सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने हरियाणा के लिए किए थे, तो आज उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा यदि बात करें स्कूलों की, स्कूलों के मामले में अपने चरखी दादरी जिले का नाम तो आया, लेकिन वो इतना ही आया कि 10 किलोमीटर पे नए मॉडल स्कूल स्थापित करेंगे, जहां बिल्डिंग एक थी वहां 2 बिल्डिंगों में स्कूल चलाएंगे, ऐसा करके कुछ चरखी दादरी का नाम आया। लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अचीवमेंट के तौर पे सरकार उसको बढ़ा पाए। एक डिजिटल एजुकेशन का इन्होंने पिछली बार कहा था कि सभी लोगों को इंटरनेट 2025 तक मिलेगा और उसको एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, लेकिन आपको भी पता है अभी भी वो बहुत पीछे है, गांव में अभी भी उसका एक्सेस नहीं है। अब बात आती है कि इन्होंने कहा था ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे, कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद मिडल में छूट जाते हैं, मिडल के बाद सेकेंडरी में छूट जाते हैं, उन सब की रेशियो को बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज उस बारे में
कोई बात हुई है, वो घोषणा भी पिछली बार रह गई। अब हेल्थ की बात कर लें। हेल्थ का पैमाना इस बात से लिया जाता है, एक तो सरकार ने वादा क्या किया था। सरकार ने वादा किया था कि इंश्योरेंस के मामले में वो 25-25 लाख का इलाज मुहैया कराएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कैंसर की सुविधा मुफ्त में देंगे। तो वो योजना भी पूरी तरह से कहीं भी कामयाब नहीं हुई है। आज भी उसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं कही। आज बात जरूर थोड़ी सी की गई है कि कुछ जगह मेडिकल कॉलेज में छात्रों की भर्ती इसी सेशन से कर लेंगे, जिसमें अपने पड़ोसी और पुराने जिले भिवानी का नाम था कि इस साल से वो कर लेंगे। लेकिन वो भी कर लेंगे का होता है तो देखेंगे अगले बजट में, और बीच में 6 महीने में हम आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे कि अभी तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब बात आ जाती है युवाओं की। देखिए, हम हरियाणा प्रदेश जो है देश में युवा राज्यों में गिना जाता है। बेरोजगारी में हम बहुत सालों से नंबर 1 पे हैं। बहुत बार हमारा जो महीने का 3 महीने का डाटा पूरा देश का रिलीज होता है उसमें बेरोजगारी में हमारा जो नंबर है बहुत फिसड्डी राज्यों के रूप में लिया जाता है। अब बेरोजगारी में आज बात हुई है। बात क्या हुई है? उन्होंने कहा कि हम सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो एक सेंटर ना 50,000 नौकरियां देगा। अब नौकरी के वादे देख लीजिए आप। मैनिफेस्टो में 2 तरह के वादे थे। इन्होंने कहा था पूरे हरियाणा में 10 सेंटर स्थापित करेंगे, और ये 10 के 10 सेंटर 50-50 हज़ार अलग अलग नौकरियां ग्रामीण युवाओं को देंगे। तो मतलब कितनी नौकरियां हो गई? 5 लाख नौकरियां। एक बोला गया था कि 2 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देंगे। आज उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है नौकरी के सवाल पे, जिसमें कि बेरोजगार युवकों का एक बड़ा मतलब नंबर हमारे सामने हरियाणा की तरफ से आ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब जो इनकम को राइज करने की बात करें, उसमें भी कुछ कुछ कहा गया था कि लोन देंगे, इसको बढ़ा देंगे, लेकिन आज भी 50,000 लोन पेंडिंग है। आज की डेट में जो सरकारी डाटा है वही कहता है कि 50,000 के करीब लोन हमारे पेंडिंग है। अब सोशल वेलफेयर का सेक्शन ले लीजिए। सोशल वेलफेयर में एक चीज़ मुझे सुनाई दी जो कि काफ़ी अच्छा है। दिव्यांगजनों को फ्री ट्रैवल की सुविधा हरियाणा सरकार देने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के नाम से, जिसका हैप्पी नाम था शॉर्ट फॉर्म में, उसको सरकार लेके आई थी। इसमें हुआ क्या था कि 1,000 का एनुअल ट्रैवल 84 लाख लोगों को देने का टारगेट था। स्मार्ट कार्ड भी बने, उस सुविधा में कुछ दिक्कतें आई, और आज की डेट में वो भी स्कीम पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुई है। तो बात दिव्यांगजनों को फ्री बस सुविधा मिले तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पुराना जो घोषणा थी पिछले साल जो आप बात लेके आए थे, उस पे कहाँ खड़े हैं ये बताना भी आपका जरूरी है। इसके बाद ये कहा गया था कि सामाजिक वेलफेयर के नाम पे कुछ पेंशन्स में बढ़ोतरी करेंगे। जो पेंशन्स में बढ़ोतरी की है, एक पेंशन के बारे में 500 रुपये की बढ़ोतरी सुनाई दी है, लेकिन ये कहा गया था कि हरियाणा में 3,000 से कम कोई भी पेंशन नहीं होगी। ऐसी कुछ सरकार योजनाएं लाना चाह रही थी, उसमें भी ये पीछे हैं। अब एक बड़ी चीज़ ये है आज के इस भाषण में, जब सरकार घोषणाएं करती है, अक्सर आप पुरानी घोषणाओं को रिजल्ट के रूप में देखते हैं तब तो बुराई कर सकते हैं। नई घोषणाओं में हमेशा सरकार बड़े वादे करती है, बड़ा पैसा लगा के दिखाती है। लेकिन आज की घोषणाओं में मुझे तो 2-3 चीज़ काफ़ी खतरनाक मोड़ में जाती हुई दिखी। मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3 या 4 बार पीपी मॉडल का नाम लिया। पीपी मॉडल बोलते हुए लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता। एक जगह उन्होंने पूरा नाम भी लिया, उन्होंने बोला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर बनाएंगे या उनको हैंड ओवर करेंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में पीपीपी बोला, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला क्षेत्र था बस अड्डों का। उन्होंने कहा 12 बस अड्डे जो हैं पीपीपी मॉडल के थ्रू आकर्षक बनाए जाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। तो ये वैसा ही है जैसा देश में एयरपोर्ट और बड़े रेलवे स्टेशन बेचने की बात है। एक उन्होंने कहा कि जितने हमारे टूरिज्म सेंटर्स हैं उसमें भी उसका ठेका दिया जाएगा और उसको उन्नत किया जाएगा पीपीपी मॉडल से। तो ये भी आप समझ लीजिए कि बड़े टाइम तक किसी एक कंपनी को हमारे टूरिस्ट सेंटर
जहाँ से सरकार को रेवेन्यू होता है, लोगों को सस्ते में सुविधाएं मिलती हैं, लोग जाके लुत्फ उठा सकते हैं पर्यटक स्थलों का, वो सारा महंगा होने की कगार पे पहुंच जाएगा। एक उन्होंने कहा, देखिए मैनिफेस्टो कहता है बीजेपी का कि 5 लाख आवास देंगे, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा टर्न लिया। उन्होंने कहा कि आवास हम पीपीपी मॉडल के तहत किराए के लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो अब आप सोचिए कि सोनीपत में ये पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसको मॉडल की तरह डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें होगा क्या, आप सोच के देखिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है और उसमें हमारे युवाओं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, दिल्ली या आसपास क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तनख्वाह उनकी 20,000 है, उसका 8,000, 7,000, 5,000, 3,000 जो भी किराया है वो एक प्राइवेट प्लेयर ले जाएगा और सरकार उसको सस्ते में मुहैया कराएगी, ये सारा सिस्टम। तो किराए का मकान पूरी उम्र कोई आदमी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें देता रहे, फिर आवास योजना काहे की हुई? ये आवास योजना ना होकर किराए की इनकम करवाने की योजना दिखती है। एक चीज, लास्ट चीज कह के मैं आपको सवालों के लिए आमंत्रित करूंगा। एमएलएज के फंड में 5 करोड़ रुपए का इजाफा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये अम्ब्रेला के रूप में, पूरे क्षेत्र के रूप में किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जगह ये देखने में आता है कि एमएलए ये देखता है कि किस गांव से कितने वोट मिले थे, तो वो विधायक सिर्फ उन गांवों का बन जाता है जहां पर उसको वोट ज़्यादा मिले। तो ये देखना होगा कि एमएलए इस 5 करोड़ को कैसे यूज़ करेंगे। एक वर्ड और यूज हुआ आज, दैट इज़ स्मार्ट। आपको और हमें याद है, मोदी जी जब आए थे 2014 में और 19 में भी उन्होंने जिक्र किया कि स्मार्ट सिटी बनेंगे। आज हमारे वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट शहर की गलियां और गांव की गलियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शहरों में कोई गली, कोई क्षेत्र स्मार्ट गली के नाम से, स्मार्ट रोड के नाम से विकसित किया जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कुछ गांवों में कुछ गलियों को स्मार्ट गलियों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये स्मार्ट जो वर्ड है, इसका क्या होता है ये आप देख चुके हैं। हमारे हरियाणा में भी कुछ स्मार्ट सिटी बनने की योजना सरकार ने की थी, जिसमें अपने पास का यदि देखें तो करनाल एक स्मार्ट सिटी था। आप जाके देखिए कि क्या स्मार्ट कुछ बन पाया। जैसे और सारे शहर हैं वैसा ही वो है। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार का बजट आज 3.5 घंटे का था, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन ये सरकार से बार बार आग्रह है, निवेदन है कि आने वाले समय में यदि बजट के साथ आप पिछले सालों का लेखा जोखा भी देना शुरू करें, तो हम जैसे जनता को, हम जैसे लोगों को जिन्होंने आपको वोट देके, या जनता तो मैं नहीं कहूँगा कि जनता में पार्ट हैं, कुछ विपक्ष के हैं, कुछ आपके पक्ष के हैं, लेकिन फिर भी आप पूरे हरियाणा के प्रतिनिधि हैं, और मुझे लगता है प्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि बही खाता जो है वो पूरा जनता के सामने लाया जाए। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आज या कल तक आ जाएगी, फिर आपसे पूरे डाटा के साथ भी कोशिश करेंगे दोबारा रूबरू होने। अब आप अपनी तरफ से जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सर, आप दादरी से संबंध रखते हो, तो दादरी के लिए आपके अकॉर्डिंग बजट में क्या ऐसा होना चाहिए था कि दादरी की जनता मतलब गुणगान गाए सीएम साहब के? देखिए, हर क्षेत्र का अपना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है। हम लोग जब चुनाव के दौरान थे तब भी मैं आप लोगों के रूबरू 2-3 चीज़ें दादरी के लिए कहता था। हमारा क्षेत्र खनन का क्षेत्र है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनन या जो कहीं ट्रांसपोर्ट डंपर्स के थ्रू हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र दादरी है। तो हम हमेशा ये कहते थे कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर ज़रूर बने, क्योंकि बहुत जगह दुर्घटनाएं होती हैं तो लोगों को रेफ़र करने की बजाय यहीं पे इलाज और जो इमरजेंसी इलाज है वो तुरंत हो सके। दूसरा, हम कहते थे कि जितने ट्रक चालक हैं उन सब के लिए इंश्योरेंस की कोई स्कीम, ऐसी कुछ स्पेशल स्कीम सरकार लेके आए। तीसरा, हम कहते थे जब खनन होता है, ट्रक चलते हैं तो रोडों की हालत ख़राब है, उनके लिए कोई प्रोविज़न मिले। यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत होता है, मतलब आप साउंड की, आप धूल की बात करें तो वो उड़ती है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट, और यहाँ से यदि खनन पूरे देश के लिए हो रहा है तो इस क्षेत्र के लिए तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ भेजा जाए। और हम बार बार ये कहते थे कि ये जो हमारी पुरानी सीमेंट फैक्ट्री है इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन खुद सरकार सोचे। तो ये सारी चीज़ों की उम्मीद हमें तो थी दादरी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता दादरी के लिए कुछ ऐसा हो पाया। उम्मीद है आज एक नए बीजेपी अध्यक्ष दादरी को मिले हैं, तो शायद वो बीजेपी के बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से
कुछ और ज़्यादा दादरी के लिए करने में कामयाब जमा साहब, आपने बताया कि पीपी स्कीम एक लेकर आए हैं और उसके साथ ही कई हजार करोड़ का कर्जा भी ले लिया है। तो वो कर्जा उतारेगी हरियाणा सरकार या अपने प्राइवेट साथियों का जेब भरेगी? देखिए, कर्जा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार लेती है। पीपीपी मॉडल जो है ना, वो एक अलग तरह का कर्जा है। वो ये कहते हैं कि आप ये वाला जिसमें हमारे सरकार को कमाइए। देखिए, मैं मान लो प्राइवेट प्लेयर हूँ और मुझे सरकार कोई चीज़ देना चाहे, तो मैं कौन सी चीज़ लूँगा जिसमें मुझे दो पैसे बचेंगे। सरकार कहती है कि हम आपको सुविधाएं देंगे, सस्ती चीज़ें दे देंगे, आप आके हमारी ये चीज़ टेक ओवर कर लो, बना लो और अपना कमा लो। ये पीपीपी मॉडल होता है। जैसे आप यदि बस स्टैंड किसी को देंगे तो वो क्या करेगा, सफाई कर्मचारी जितने वहाँ एम्प्लॉई है उनको हटाएगा, अपने लोग लेके आएगा। उसके बाद वहाँ सुविधाओं के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें खोल देगा। जो चाय का कप 10 रुपये में आपको मिलता है वो 30 रुपये का हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद बात लगेगी कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमारे को 50 रुपये की 10 रुपये की टिकट लेके जाना होता है, वो कहेंगे कि आप बस स्टैंड के बाहर ही लोगों को छोड़ो, अंदर आओगे तो 10 रुपये की टिकट लो। दूसरी बात, ये जो सरकारी बसों की योजना है उसमें आजकल आपको पता है हरियाणा में तो किलोमीटर स्कीम चलती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि किलोमीटर स्कीम की बसें और साथ में जो आपका बस स्टैंड है वो भी प्राइवेट, उसके आसपास जितने भी काम होते हैं सबकी कुछ ना कुछ फीस लेने लगेंगे। तो अल्टीमेटली जो लोग बसों में यात्रा करते हैं उनकी जेब पे बोझ पड़ेगा। तो पीपीपी मॉडल कर्ज का मॉडल नहीं है। पीपीपी मॉडल ये है कि आपको कोई चीज़ दे दी गई है, आप उस पर कंट्रोल कर लो और जनता की जेब से पैसा निकाल के अपना काम चलाओ। सरकार अपनी अ, बातों से दूर हट जाती है, अपनी कर्तव्यों से दूर हट जाती है। ये सारा काम सरकार को करना होता है, वो प्राइवेट प्लेयर के सिर पे डाल के एक साइड होके तमाशा देखते हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी आप लोगों को सब पता है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।